प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कल आज और कल पर। दोस्तों, इस महीने की 30 तारीख को, जो कि अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 30 अक्टूबर 2023 को दिन के 2:13 पर छाया ग्रह राहु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब तक मेष राशि में थे बृहस्पति के साथ, अब मीन राशि में जा रहे हैं, जो कि राहु का नया साइकिल है। राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चाल चलते हैं, 30 डिग्री से प्रारंभ करके 0 डिग्री तक आते हैं और हमेशा अंतिम राशि मीन से अपने नए चक्र का प्रारंभ करते हैं। राहु को समस्त 12 राशियों का एक चक्कर लगाने में 18 साल लगते हैं। राहु एक राशि में 18 महीने यानी 1.5 साल विराजमान होते हैं। अब इन 1.5 सालों में राहु जिस राशि में जाते हैं वहाँ कई सारे परिवर्तन ले आते हैं, उथल पुथल करते हैं। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। एक दूसरे के बिना इनके अस्तित्व की कल्पना नहीं हो सकती। हालांकि इस वीडियो में हम केतु की चर्चा नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ राहु की चर्चा करेंगे। केतु पर अलग से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। सभी 12 राशियों पर केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, इस पर मैं अलग से वीडियोस अपलोड करूँगा, क्योंकि राहु कभी भी अकेले राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। राहु और केतु एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जब जब राहु का राशि परिवर्तन होगा, केतु का राशि परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और कहाँ होगा? जिस घर में राहु बैठेंगे उसके ठीक 7वें घर में, 7th हाउस में राहु और केतु जन्म कुंडली में हमेशा आमने सामने बैठते हैं, 180 डिग्री के एंगल पर, और एक दूसरे को देखते रहते हैं अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से। तो राहु जा रहे हैं मीन राशि में 30 तारीख को, 30 अक्टूबर 2023 को। तो केतु स्वयं चले जाएंगे कन्या राशि में। अब कन्या राशि में केतु के संचरण का, ट्रांजिट का, गोचर वश हुए इस राशि परिवर्तन का क्या परिणाम होगा, इस पर अलग से मैं 12 वीडियोज बनाऊंगा। फिलहाल हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में मकर राशि वालों पर राहु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, अब तक मैं मेष राशि से लेकर के और धनु राशि तक 9 वीडियोज डाल चुका हूँ। हमारे देश में एक राशि के 11,90,50,300 समथिंग लोग हैं। आप मोटा मोटे मानिए 11,90,50,000 लोग। तो जब जब राहु का राशि परिवर्तन होगा या किसी भी ग्रह का गोचरवश जब राशि परिवर्तन होता है, तो समस्त 12 राशियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए राशि परिवर्तन के जो वीडियोस बनाए जाते हैं वो अलग अलग हर राशि के लिए बनाए जाते हैं, हर राशि के लिए अलग। अब मेष राशि का जो वीडियो मैंने बनाया है वो केवल और केवल मेष राशि वालों के लिए है। मकर राशि वालों को उससे कोई मतलब नहीं है। मकर राशि वालों को वो वीडियो देख के कोई लाभ नहीं होने वाला। इसी तरह वृष राशि के लिए जो वीडियो बनाया है उसको धनु राशि वाले देखेंगे, उनको कोई लाभ नहीं होगा। कन्या राशि के लिए जो वीडियो बनाया है उसको वृश्चिक राशि वाले देखेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। तो ये स्पेसिफिक हर एक राशि के 11,90,50,000 लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी रिसर्च करके, बड़ा अध्ययन करके अलग अलग 12 वीडियोज़ बनाने का प्रयास किया है, जिसमें से आज 10वां वीडियो बन रहा है। 2 और कुंभ और मीन राशि वालों के लिए अगले 1-2 दिनों में मैं बना दूंगा। अब देखिए, राहु के इस गोचरवश राशि परिवर्तन का, गोचर मैं क्यों कह रहा हूँ? गोचर इसलिए कह रहा हूँ कि जब जब राशि परिवर्तन होता है आकाश मंडल में, सौर मंडल में, तो उसको हम जन्म पत्रिका से या लग्न कुंडली से नहीं देखते, उसको चंद्रमा की गति से देखते हैं। चंद्रमा कहाँ बैठा है? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि क्या आपकी मकर राशि है भी या नहीं। कैसे जानेंगे? अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और उसमें देखिए, यदि चंद्रमा 10 में बैठा हो, 10 यानी मकर राशि, यहाँ, तो समझिए कि आपकी मकर राशि है। जब मैं ज्योतिष की प्रारंभिक कक्षाएं ले रहा था तो मैंने कुछ पुराने वीडियोस में ये बात बहुत क्लियर की थी कि लग्न क्या होता है, राशि क्या होती है, राशि को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे, गोचर क्या होता है। ये सारी बातें मैं अपने पुराने वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। तो आपसे अनुरोध करूँगा कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं और अब तक आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो एक बार उनको देख जाइए। उनको देख लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं किस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ, किस विषय पे वार्तालाप करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गोचर क्या है, मुझे उम्मीद है कि मेरे पुराने वीडियो से आप समझ जाएंगे। सौर मंडल में
गोचरवश जब भी परिवर्तन होता है तो चंद्र राशि से उसको देखा जाता है। लग्न राशि से उसका अर्थ नहीं होता, चंद्रमा से देखते हैं हम गोचर को। अब यदि आपका चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में 10 में बैठा है तो आप मकर राशि के हैं, और ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही है। तो मकर राशि के जितने भी लोग हमारे देश में हैं या देश के बाहर हैं, क्योंकि मेरे वीडियोज़ बहुत सारी कंट्रीज़ में देखे जाते हैं, तो मकर राशि के अरबों खरबों लोग होंगे पूरी दुनिया में। मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो मैंने केवल और केवल आपके लिए बनाया है, और इस वीडियो को देख करके आपके आने वाले 18 माह अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कैसे ये गोचर काल आपके लिए लाभदायक रहेगा, आप क्या उपाय करें कि ये लाभ और ज़्यादा मिले, और अगर कोई नकारात्मक प्रभाव आ रहा है तो उनसे कैसे बचें, क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको। राहु के स्वभाव को आप समझेंगे तो आपको अपने स्वभाव का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। ये सारी बातें इस वीडियो में एक एक करके करेंगे, और वीडियो के आखिरी हिस्से में उपायों पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा आप सभी व्यक्तियों से, सभी दर्शकों से। यदि आप नए नए आए हैं हमारे वीडियो पे तो कृपया बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन टच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियोज़ को देखें और आपके माध्यम से हमारे वीडियोज़ देख करके लाभ उठाएँ। आप भी कहीं ना कहीं पुण्य के भागी बनेंगे। यदि कोई व्यक्ति मेरे वीडियोस देखता है आपके शेयर करने से, और वो जन्म कुंडली को पढ़ना सीख जाए, अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर ले, तो उसका जो भला होगा उसमें आपका भी कुछ अंश होगा, पुण्य का अंश। और दूसरा निवेदन मेरा ये है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया अब तक के मेरे जितने वीडियोज़ हैं उनको आप देख जाएँ, ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी हो। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। मकर राशि वालों के लिए राहु के इस ट्रांजिट का, संचरण का क्या प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो आपको राहु के स्वभाव को समझना थोड़ा आवश्यक है। राहु 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 सुना तो सबने है, पर राहु को समझा कितने लोगों ने है। जो बातें मैं राहु के बारे में अब बताऊंगा वो अपने अब तक के 9 वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। कुछ बातों को बार बार इसलिए रिपीट करना पड़ता है क्योंकि यह वीडियो केवल मकर राशि वालों के लिए है। धनु वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। धनु के वीडियो में जो बात बताई थी वृश्चिक वालों को उससे कोई मतलब नहीं है। वृश्चिक में जो बताया था मेष वालों को उससे कोई मतलब नहीं है। तो जिन 11,90,50,000 लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनको कुछ मुख्य मुख्य बातें बताना आवश्यक है, इसलिए कुछ बातें बार बार रिपीट होंगी और उसके बाद प्रेडिक्शन एकदम अलग हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप राहु का स्वभाव समझिए। राहु स्वरभानु नाम का दैत्य राक्षस, कुछ ग्रंथ कहते हैं कि राहु राक्षसों का राजा था और कुछ ग्रंथ कहते हैं कि वो सेनापति था, फाइटर था। दोनों ही हालतों में वो योद्धा था, लीड करता था, लीडर था। तो अब लीडरशिप आज के समय में, या जिस युग की बात है, सतयुग की बात है, उस समय में भी लीडरशिप एक बड़ी क्वालिटी मानी जाती थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक आवाज़ पे लाखों लोग अपना सर कटाने के लिए तैयार हों, मरने मारने को तैयार हों, वो व्यक्ति चाहे वो राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अर्थात उसमें लोगों का दिमाग घुमाने की क्षमता है। और अक्सर लोगों का दिमाग घूमता कैसे है? वाणी के द्वारा। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े अच्छे लीडर्स हुए हैं, नेता हुए हैं, चाहे राजनीति में, चाहे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी रहा हूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी लीडर शब्द बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि हमारी टीम होती है और टीम में हजारों लोग होते हैं, उनको लीड करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है। तो वो बिना बोले, बिना अच्छी स्पीच कैपेसिटी के संभव नहीं है। हमें कई घंटों तक लगातार बोलना पड़ता है, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ के, उसकी समस्याओं को समझ के, उसके अनुसार उसको निदान देना पड़ता है, उपचार करना पड़ता है। तो लीडर में ये स्पीच की क्वालिटी बहुत तगड़ी होती है। चाहे आप लीडर किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी MNC मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप धार्मिक गुरु हो, धर्म गुरुओं के प्रवचन देखिए, उनकी बोलने की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। देवी सरस्वती का साक्षात वरदान होता है उनके सर पे। तो राहु जो है
वो सबसे पहले तो आपकी वाक शक्ति को प्रबल करता है, अर्थात आप में बोलने की कैपेसिटी देता है। ये बात मैं सारे राशि वालों के लिए कर रहा हूँ। राहु सेनापति था या राजा था, जो भी था, वो लीड तो करता ही था। उसकी एक आवाज़ पे लाखों राक्षस मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो ये राहु का पहला स्वभाव है, लीडिंग कैपेसिटी आदमी को देता है। चूंकि दैत्य था, राक्षस था, उसकी माँ एक राक्षसी थी। उसकी माँ का नाम था सिंहिका, जिसको रामचरितमानस में तुलसीदास ने लंकिनी कहा है। जब बजरंगबली लंका में प्रवेश करते हैं, मसक समान रूप कपिधरी, तो छोटा सा मत्स्य के जैसा रूप धर के जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ लंकिनी नाम की एक राक्षसी होती है, जो रात के समय पहरा देती है और छोटी से छोटी चीज़ों को भी देख लेती है। वो हनुमान जी का रास्ता रोकती है और हनुमान जी उसको एक मुक्का कस के मारते हैं। मुठका एक महाकपिहनि रुधिर वमत धरनी ढनमनी। तो वो रुधिर का वमन करते हुए, मतलब खून की उल्टी करते हुए, वो सिंहिका, वो लंकिनी धरती पे लुढ़क जाती है, वो राक्षसी। और जब उठती है पुनः, तो हाथ जोड़ के क्या कहती है हनुमान जी को, जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। जब रावण को ब्रह्मदेव ने वरदान दिया तो चलते समय मुझे एक पहचान बताई। अपने बारे में वो बात कर रही है। जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा, विकल होंसी तय कपिके मारे तब जानेसु निसिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देख्यो नयन राम कर दूता, प्रवीसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। जब तुम बंदर के मारने से तुम्हारे मुंह से खून की उल्टी होने लगे, तुम आकुल व्याकुल हो जाओ, तब समझना कि इस राक्षस रावण के अंत का समय आ गया है। ये लंकिनी ने, राहु की माता सिंहिका ने हनुमान जी को कहा था। प्रवीसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। आप नगर में, लंका में प्रवेश कीजिए, सब काम कीजिए, अपने हृदय में भगवान राम को कौशलाधीश, कौशल प्रदेश जो आज अयोध्या है, भगवान राम की नगरी, वो कौशल प्रदेश भी कहलाती है। तो कौशलाधीश कौशलपुर राजा, कौशल के राजा भगवान राम को हृदय में रख के आप लंका में प्रवेश कीजिए। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में जाते हैं, रामचरितमानस के सुंदर कांड में सारी चीज़ें वर्णित हैं। यही राक्षसी सिंहिका कश्यप ऋषि से विवाह करके, कश्यप ऋषि सोचिए, एक ब्राह्मण, देवता, ऋषि और एक राक्षसी, इन दोनों के संयोग से पैदा हुआ राहु। जैसे रावण एक ऋषि, पुलत्स ऋषि, और उसकी माता राक्षसी, उसके मिलन से पैदा हुआ था, उसी प्रकार राहु भी ऋषि और राक्षसी के मिलन से पैदा हुआ था। अब कश्यप ऋषि थे ब्रह्मदेव की संतान, तो राहु का जो जीन्स था जेनेटिक, वो कहीं ना कहीं देवताओं वाला था, इसलिए उसमें क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थीं। कुछ देवताओं जैसे, जैसे लीडरशिप देवता भी करते थे, देवताओं के राजा इंद्र होते थे, मंगल सेनापति हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी राहु में भी थी। पर चूंकि उसकी माँ राक्षस कुल की थी, तो कुछ तामसी प्रवृत्तियां भी उसमें थीं। तामसी प्रवृत्तियां क्या थी राहु में? राक्षस है, दुष्ट है, नीच है, पाखंडी है, ड्रामेबाज है, धोखेबाज है, स्वार्थी है, मतलबी है, लालची है। ये राक्षसों वाले गुण हैं। राहु के कैरेक्टर को अच्छी तरह समझिए, फिर ये राशि परिवर्तन आपको समझ आएगा। परिस्थितियों को भांपने की जितनी अच्छी क्षमता राहु में है, उतनी किसी और ग्रह में नहीं है, किसी और दैत्य में नहीं थी। मौके को ताड़ लेना, समझ लेना और मौके का फायदा उठा लेना, मौके पे चौका मार देना, अपने स्वार्थ के लिए। राहु स्वार्थी है, लालची है। खुद को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए राहु किसी भी मौके को पहचान लेता था कि इस मौके में मेरी तरक्की है, और उस तरक्की को प्राप्त करने के लिए वो किसी से भी हाथ मिला लेता था। अपने एकदम अपोजिट ग्रुप वालों से भी जाके मिल सकता था, जिनका रहन सहन, खान पान, कल्चर, वेशभूषा, वार्तालाप, बातचीत सब कुछ अलग हो। ऐसे एकदम डिफरेंट माहौल में भी राहु जाके मिक्सअप हो सकता है अपने लाभ के लिए। जो उसने समुद्र मंथन के दौरान किया, वो था दैत्य, और देवताओं का भेष बना के देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया अमृत पीने के लिए, ताकि वो भी अमर हो जाए। उसका स्वार्थ था अमर होना, वो उसकी चाह थी, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने एकदम अपोजिट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा अपोजिट रिलेशन था राक्षसों में और देवताओं में, उनके साथ भी जाके मिल गया। छल करके, फ्रॉड करके, काला कलूठा, भयंकर, डरावना सा राक्षस अचानक से अपना चेहरा बदल लेता है और गोरा, सुंदर, सौम्य हो जाता है देखने में।
ये टेक्नोलॉजी थी उस समय की। इसीलिए राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं। आज कलयुग में राहु ही राजा हैं, चारों तरफ राहु ही राहु है। कोई भी चीज़ आज बिना टेक्नोलॉजी के पूरी नहीं होती, हम अधूरे हैं। मैं ये वीडियो यूट्यूब पे टेक्नोलॉजी के सहारे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें 2 टेक्नोलॉजीज हैं, मोबाइल की और इंटरनेट की। आप भी ये वीडियो अपने मोबाइल या लैपटॉप पे देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के सहारे देखेंगे, और राहु ही टेक्नोलॉजी का कारक है। अगर राहु ना रहे तो ये सारी टेक्नोलॉजी ठप हो जाएगी। तो दुनिया में जो कुछ भी नया हो रहा है, इनोवेशन, आविष्कार हो रहा है, नई नई चीज़ें बदलती जा रही हैं तेज़ी से, क्योंकि राहु सडन गेन और सडन लॉस देते हैं, तेजी के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं, एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार, फैलाव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें राहु के अंडर आती हैं, राहु का गुण है। आप देखेंगे इंटरनेट आया और किस तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल गया। आज दुनिया के हर देश में, अमीर हो, गरीब हो, रिक्शे वाला हो, ठेले वाला हो या अरबपति खरबपति हो, हर व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेट का आविष्कार होते ही वो बिजली की तेज़ी से फैला। ये राहु का गुण था। राहु बड़ी तेज रिएक्शन देते हैं, सडन गेन देते, अचानक से रातों रात विस्तार करते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपकी रिश्तेदारी में, जिसने रातों रात तरक्की की हो, कल तक वो सड़क छाप भिखारी था, मामूली क्लर्क था, बस का कंडक्टर था, पंक्चर बनाता था, टायर बदलता था, कप प्लेट धोता था, रोड पे ठेला लगाता था, और अचानक रातों रात वो करोड़पति बन जाए, रहन सहन का स्तर एकदम चेंज हो जाए, तो समझिए कहीं ना कहीं उसकी राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। और राहु किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जहां से उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। हो सकता है उसकी कुंडली में राहु उच्च के हों, राहु लाभ भाव में एकादश स्थान में बैठे हों, तृतीय में, छठे में बैठे हों। 3, 6, 11 में बैठा हुआ राहु, त्रिशडाय भाव जिसको कहते हैं, अत्यंत शुभ परिणाम देता है। इवन द्वादश में बैठा हुआ राहु विदेश यात्राएं बहुत करवाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करवाता है, विदेश से पैसे आते हैं और अचानक और ढेर सारा आता है, लॉट ऑफ मनी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अब तक तो अरबपति खरबपति था और अचानक से उसके जीवन में फॉल डाउन आ गया और 2, 4, 10 दिन, 15, 20 दिन, महीने भर के अंदर वो कंगाल हो गया, तो समझिए कहीं ना कहीं राहु का रोल है। राहु उसकी कुंडली में खराब थे, राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही थी। तो यही राहु का लक्षण है। राहु और केतु दोनों के, वो देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, अचानक देते हैं, बहुत सारा देते हैं, और जब वापस लेते हैं तो वो उसी स्पीड से लेते हैं। राहु देने पर आ जाएं तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन चूंकि राक्षस है, दुष्ट है, नीच है, पापी है, पाखंडी है, धोखेबाज है, 420 है, तो राहु कभी भी सीधे रास्ते से पैसा नहीं देते। लॉटरी, सट्टा, जुआ, फ्रॉड, 420, धोखेबाजी, इन मार्गों से पैसा देते हैं। रेस, ड्रग्स, राहु धुआं भी है। राहु को हम धुआं धुआं देखते हैं, जहाँ भी धुआं आपको दिखे ढेर सारा, जिसमें दृष्टि ओझल हो जाए, बेसिकली राहु क्या, बुद्धि भ्रम देते हैं, बुद्धि को हर लेते हैं, मति भ्रम देते हैं। तो जब आप गहरे धुएं में फंस जाएंगे तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, आपको कुछ दिखेगा नहीं, सूझेगा नहीं, दिमाग काम नहीं करेगा। तो ड्रग्स, हुक्का, गांजा, बीड़ी, चरस, सिगरेट, जिसको फूंकने से धुआं निकलता है, नशे की चीज़ें, दारू, ये राहु देते हैं। राहु इनके कारक हैं, लीडर हैं इनके, ये राहु की चीज़ें हैं, नशा। तो जब राहु एकादश में होता है तो लोगों को इस तरह की गलत चीज़ों से पैसा दिलवाता है। राहु अनंत इच्छाओं का द्योतक है। राहु किसी चीज पर आके टिक के स्थिर होकर नहीं बैठता। राहु इज नेवर सेटिस्फाइड, राहु इज ऑलवेज ग्रीडी, राहु वांट्स मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। वो कहीं रुकना जानता ही नहीं, अनंत आकाश की तरह विस्तारवादी है। तो राहु जब इच्छाएं देता है तो एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी आ गई, दूसरी हुई नहीं कि तीसरी आ गई, तीसरी पूरी हुई नहीं कि चौथी आ गई। ये है राहु। और जिस भाव में बैठता है, जन्म कुंडली के जिस भाव में, उस भाव से संबंधित इच्छाओं को बढ़ा देता है, एक्सपेंशन कर देता है। देखिए बृहस्पति भी एक्सपेंशन के कारक हैं, और राहु इन दिनों मीन राशि में जा रहे हैं, बृहस्पति की राशि में। तो बृहस्पति भी विस्तारवादी हैं, फैलाते हैं, किसी चीज़ को बड़ा कर देते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं, और राहु भी तिल का ताड़ बना देता है। किंतु दोनों में एक बेसिक अंतर है। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं,
आमतौर पे जो एक्सपेंशन होता है वो शुभता के लिए होता है, और बृहस्पति की एक लिमिट है, एक सीमा है, उस सीमा से आगे वो विस्तार नहीं देंगे। तिल का ताड़ बना देंगे लेकिन ताड़ के पेड़ को स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकते। तो एक सीमा है उनकी, लेकिन राहु की कोई सीमा नहीं है। राहु इज लिमिटलेस, उसकी कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं है। राहु संसार के स्थापित नियमों को नहीं मानता। राहु विद्रोही है, विरोधी है, रिबेल है। आपके बनाए हुए सेट पैटर्न को, रूल एंड रेगुलेशन को राहु फॉलो नहीं करता। इसीलिए जब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था तो ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का नियम था कि केवल देवता अमृत पिएंगे, राक्षस नहीं पिएंगे, नहीं तो वो भी अमर हो जाएंगे तो बड़ी मारकाट मचाएंगे। राहु ने उस नियम को नहीं माना। राहु हमेशा अथॉरिटी को चैलेंज करता है। जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास पावर है, राहु उसको चैलेंज करता है। मतलब राहु दुस्साहसी है। किसी बड़े शक्तिशाली आदमी को चैलेंज करना किसी कायर आदमी की तो हिम्मत नहीं हो सकती, उसके लिए गट्स चाहिए, ताकत चाहिए। तो राहु ने किसको चैलेंज कर दिया? सीधा भगवान विष्णु को। वो जानता था कि भगवान विष्णु से वो लड़ नहीं सकता, पर फिर भी उसने चैलेंज किया। उसने कहा कि विष्णु के बनाए हुए नियम को मैं नहीं मानूंगा, मैं राक्षस हूँ, मैं क्यों नहीं अमर हो सकता। तो उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए विष्णु भगवान को भी धोखा दे दिया। वो धोखे से देवता बन के चला गया। राहु ने परिस्थिति को भांप लिया कि इस लाइन में बैठेंगे तो देवताओं को अमृत मिल रहा है, मैं भी अमर हो जाऊंगा। दूसरी लाइन में बैठूंगा तो अमृत तो मिलने वाला नहीं है। विष्णु भगवान मोहिनी रूप धर के, उन्होंने रूप बदला था, वो केवल देवताओं को अमृत पिलाते थे, राक्षसों को नहीं पिलाते थे। तो राहु को समझ आ गई ये चीज़, उसने ताड़ लिया, मौके को एकदम पहचान लिया। तो राहु सोचिए कि कितना स्पेक्टेकुलर है। राहु प्रभावित व्यक्ति कितना मौके की नज़ाकत को समझ सकता है। अब इस पर भी आएंगे आगे। तो ये राहु के गुण हैं, और ये गुण जब जब राहु राशि परिवर्तन करते हैं और किसी राशि में जाते हैं तो उस राशि के व्यक्ति को इसी तरह से प्रभावित करते हैं। अब जब मैं आपकी राशि की चर्चा करूंगा तो ये गुण कहीं ना कहीं आप में भी आएंगे, इसीलिए मैंने इतनी सारी बातें राहु के बारे में बताई। अब देखिए, राहु प्रभावित व्यक्ति कौन कौन होते हैं संसार में। जिन व्यक्तियों का जन्म अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को हुआ हो, वो राहु से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। मतलब राहु के गुण उनमें कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। अब राहु के गुण पाए जाने का अर्थ ये नहीं है कि वो राक्षस होते हैं, वो दुष्ट होते हैं, नीच होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राहु के जो गुण हैं वो उनमें पाए जाएंगे। अब उनकी जन्म कुंडली में राहु किस पोजीशन में बैठा है, उच्च का है, नीच का है, दुष्ट ग्रहों के साथ बैठा है, दुष्ट ग्रहों की युति में है, दृष्टि में है, इस पर डिपेंड करता है सारा कुछ। राहु प्रभावित व्यक्ति बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ होता है, सफल पॉलिटिशियन होता है, एम्बेसडर होता है, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है दूसरे देशों में जाकर के, राजदूत होता है। जितने भी IAS IFS वगैरह हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विस में हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे देश के, जो कूटनीति के द्वारा, वार्ता के द्वारा समस्याओं को सुलझाते हैं, वो सब राहु प्रभावित होते हैं और राहु के क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी राहु प्रभावित हैं। उनका जन्म 22 तारीख को हुआ है, 22 अक्टूबर को। तो क्या अमित शाह जी बुरे हैं? इतने सफल नेता हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं, कूटनीति में, राजनीति में माहिर हैं, तभी तो होम मिनिस्टर के पद तक पहुंचे। तो राहु के ये गुण होते हैं। राहु प्रभावित व्यक्ति कभी भी बुरा नहीं होता। हाँ, बुरा तब होगा जब उसकी कुंडली में राहु खराब होगा, तो राहु के निगेटिव गुण उभर के आएंगे, अच्छे गुण दब जाएंगे। और यदि उसकी कुंडली में राहु अच्छा हुआ तो राहु के केवल अच्छे गुण उभर के आएंगे, निगेटिव गुण दब जाएंगे। अपनी बात करूं, मेरा जन्म 13 तारीख को हुआ है। मैं पूर्णतः राहु प्रभावित हूं। 4 अंक राहु का होता है। राहु का गुण है छल, कपट, धोखा, फ्रॉड, सिगरेट, शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी। भगवान की दया से, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इन चीज़ों का मुझे कोई शौक नहीं है। ना मैंने आज तक कभी सिगरेट शराब को छुआ है, न जुआ सट्टा लॉटरी को देखा है, ना आगे कभी देखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में है, दशम में बैठा है। दशम का राहु बड़ा प्रतापी होता है। दशम का राहु व्यक्ति को राजनीति में ले जाता है, सफल कूटनीतिज्ञ बनाता है। दशम का राहु महात्मा गांधी की कुंडली में था। सौभाग्य से मेरा लग्न और महात्मा गांधी का लग्न एक ही है और राहु की पोजीशन एक ही है। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं महात्मा गांधी बन जाऊंगा, बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस अलग अलग हैं। मैं आपको एक समानता बता रहा हूं। तो क्या गांधी जी दारू पीते थे, मांस खाते थे, जुआ खेलते थे, सट्टेबाजी लॉटरी में थे?
गांधी एक बड़े सफल राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे। उनकी कुंडली में भी राहु दशम में था, चंद्रमा के घर में। गांधी कूटनीतिज्ञ थे, किंग मेकर थे, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने वाले थे। उनका प्रभाव ऐसा था कि पूरी दुनिया के नेता उनसे प्रभावित होते थे। साउथ अफ्रीका, जहाँ से उनको धक्के मार के निकाला गया था, आज आप वहाँ जाएं तो नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने कहा था कि गांधी मेरे गुरु हैं। और गांधी की प्रतिमाएं आज भी लगी हुई हैं साउथ अफ्रीका में, दुनिया के बहुत सारे देशों में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राहु प्रभावित व्यक्ति किस तरह से तरक्कियाँ करता है, कितनी ऊंचाइयों पर पहुँचता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो दारू का धंधा करे, वो ड्रग्स का कारोबार करे, वो लॉटरी सट्टा जुए का कारोबार करे, ये आवश्यक नहीं है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अब राहु अपना सर्वाधिक प्रभाव राहु अपना सर्वाधिक प्रभाव किन व्यक्तियों पर डालता है? ये जो संचरण हो रहा है, ये जो ट्रांजिट हो रहा है, राहु का राशि परिवर्तन, इससे कौन से लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे? देखिए, प्रभावित तो सभी राशियां होंगी। सभी 12 राशियों के 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं और जो अरबों खरबों लोग इस देश के बाहर रहते हैं, वो सभी प्रभावित होंगे। पर कौन लोग ज़्यादा अधिक प्रभावित होंगे? नंबर 1, वो लोग जिनकी उम्र 40 क्रॉस कर चुकी है, 42-43 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है, वो मेल और फीमेल। ये प्रेडिक्शन दोनों के लिए है, जातक और जातिका दोनों के लिए। तो दोनों, जो लोग 40-42 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, वो राहु के इस राशि परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। नंबर 2, जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ हो, वो अत्यधिक प्रभावित होंगे। नंबर 3, जो लोग राहु के क्षेत्र में काम करते हों, जैसे मैंने अभी राजनीति बताया था, कूटनीति, एम्बेसडर वगैरह। इसके अलावा मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो लोग इनमें काम करते हों, जैसे अमेरिका में गूगल का ऑफिस है, उसमें हजारों लोग काम करते हैं। फेसबुक के ऑफिस में लाखों लोग काम करते हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर में हजारों लोग काम करते हैं। तो जो लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं सोशल मीडिया में, वो प्रभावित होंगे। राहु सोशल मीडिया है, समझिए, सोशल मीडिया राहु ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, अर्थात न्यूज़ चैनल्स में खबरों को दिखाया जाता है। मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, राहु मीडिया का कारक है। तो न्यूज़ चैनल्स के या अखबारों के पत्रकार, एडिटर्स, या उस क्षेत्र में काम करने वाले, उससे जुड़े हुए लोग, जो लोग आजकल तो ऑनलाइन अखबार भी निकलते हैं, कई सारे द वायर, क्विंट वगैरह जो है वेब एडिशन निकालते हैं, इससे जुड़े हुए लोग। ये 3 हो गए जिनकी अपनी जन्म कुंडली में इस वक्त राहु की ही महादशा चल रही है, या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो भी सबसे अधिक प्रभावित होंगे। 5वां, जिनकी अपनी जन्म कुंडली में इस समय राहु मीन राशि में ही बैठा है, चूंकि राहु का मीन राशि में ट्रांजिट हो रहा है गोचरवश, और कहीं अपनी जन्म पत्रिका में लग्नानुसार भी राहु मीन राशि में बैठा हो, तो वो तो जबरदस्त प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि लग्न की स्थिति और गोचर की स्थिति अब मैच कर गई, तो इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये इम्पैक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, ये उसकी जन्म कुंडली में राहु किस अवस्था में बैठा है उस पर निर्भर करेगा। कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर। इसीलिए क्या होता है कि एक राशि के हमारे देश में 11,90,50,000 से ऊपर लोग हैं। सबकी कुंडलियां तो मैं नहीं देख रहा, सबकी कुंडलियों में अलग अलग स्थितियां हैं। जो राशिफल मैं बता रहा हूं या दूसरा कोई भी ज्योतिषी बताता है, वो एक कंबाइंड सामूहिक राशिफल बताता है। कुछ मुख्य बातें सब पर अप्लाई होती हैं और कुछ बातें डिफर करती हैं, वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर बर्थ चार्ट, डिपेंडिंग अपॉन द राहुस पोजिशन इन इंडिविजुअल्स बर्थ चार्ट। ठीक है, तो ये लोग अत्यधिक प्रभावित होंगे। अगर आप इनमें से किसी क्षेत्र में आते हैं तो समझिए आप पर इस राशि परिवर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, दूसरों को सलाहें देते हैं, बिना अपनी पूंजी लगाए, बिना अपना पैसा लगाए, केवल बोली के द्वारा सलाह दे करके पैसा कमाते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जो लोग 2% वाला काम करते हैं, कमीशन ब्रोकरेज का काम, फ्लैट, ज़मीन, मकान, दुकान, बंगलो, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदना और बिक्री करवाना, बिक्री करवाना मतलब ब्रोकरेज, दलाली का काम करना, या भाड़े पर दिलवाना, तो ये लोग
2% कमीशन पर काम करते हैं या किसी मोटे कमीशन पर काम करते हैं, ऐसे कमीशन एजेंट्स, राहु का ही क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो लोग बीमा वगैरह करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, वो प्रभावित होंगे। तो ये क्षेत्र हुआ बड़ा व्यापक क्षेत्र है। दुनिया भर की अरबों खरबों की आबादी इस क्षेत्र में भी काम करती है, जो मैंने अभी गिनवाया। ये सब लोग प्रभावित होने वाले हैं। चलिए, मकर राशि वाले कैसा फील करेंगे राहु के इस राशि परिवर्तन से, अब उस मुद्दे पर आते हैं। जो बातें मैंने बताई हैं उनको ध्यान में रखिएगा। चलिए, मकर राशि के व्यक्ति, आपके लिए राहु का जो गोचर हो रहा है वो तीसरे भाव से हो रहा है। थर्ड, 10, 11, 12, तृतीय स्थान में, ध्यान से देखिए, तृतीय स्थान में आपके लिए राहु का गोचर हो रहा है। जितने भी ज्योतिष के शास्त्र हैं सभी इस बात पर सहमत हैं, जितने भी ऋषि मुनि विद्वान प्राचीन महिषी रहे हैं सब इस बात को मानते हैं कि तृतीय में बैठा हुआ राहु, शनि, मंगल, सूर्य और केतु भी कई बार, ये बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। मैं पाप ग्रह नहीं कहता, मैं पुण्य ग्रह नहीं कहता। राहु, शनि, मंगल और सूर्य को मैं उष्ण ग्रह कहता हूँ, गर्म ग्रह। इनका स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। जैसे इंसान गर्म ठंडे होते रहते हैं, उसी तरह ये ग्रह भी जल्दी जल्दी गर्म होते हैं। तो त्रिषडाय में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, त्रिषडाय कहते हैं जन्म कुंडली के तीसरे स्थान को, छठे स्थान को और एकादश स्थान को। 3, 6, 11 ये त्रिषडाय भाव होता है। जब मैं भावों पर वीडियो बना रहा था तो मैंने इस बात की विस्तृत चर्चा की थी। अगर आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाव क्या होता है। मैंने 12 भावों पर अलग अलग वीडियोस बना के डाले हुए हैं। तो राहु जब भी तृतीय में बैठता है, बात राहु की करेंगे, तो अत्यंत शुभकारी परिणाम देता है। मकर राशि वालों, भाई आपके लिए तो बहुत बढ़िया होने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। आप प्रसन्न हो जाइए, राहु आपको राजा बना देंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर राहुस कंडीशन इन योर बर्थ चार्ट। ठीक है। तो तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को दुस्साहसी बनाता है। राहु ने दुस्साहस किया था, भगवान विष्णु को चैलेंज कर दिया था। उनके मना करने के बावजूद, उनकी इच्छा न होने के बावजूद वो अमृत पीने चला गया था। भले उस दुस्साहस का परिणाम उसको सिर कटवा के देना पड़ा, बट राहु दुस्साहसी होता है। अब आज के संदर्भ में इसको देखें, ये तो सतयुग की घटना है। आज के संदर्भ में कलयुग में क्या होगा, मकर राशि वाले जिनके तृतीय में राहु जाके विराजमान हो जाएगा गोचरवश, ये लोग अत्यंत दुस्साहसी हो जाएंगे, पुरुषार्थी और पराक्रमी हो जाएंगे। और ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि तृतीय में बैठा हुआ राहु शत्रुओं का विनाश करता है। मतलब इन दिनों जो भी आपसे अगले 18 महीनों के दौरान पंगा लेगा, शत्रुता लेगा, वो अपने टांग पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा। आप बुरी तरह से उनको मसल देंगे, कुचल देंगे, उनको तबाह और बर्बाद कर देंगे। इतनी शक्ति आ जाएगी आप में। तृतीय का राहु निडर होता है, अदम्य वीर और साहसी होता है और अपने शत्रुओं का नाश करने में पूर्णतया सक्षम होता है। तो ये सबसे पहला चेंज मकर राशि वालों में आएगा कि उनका अचानक से साहस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और यदि किसी ने उनसे पंगा ले लिया तो वो गया काम से। तो सबसे पहले तो तृतीय में आके राहु आपको पुरुषार्थी, पराक्रमी, साहसी बना रहा है, अदम्य साहसी बना रहा है, अच्छी क्वालिटी है। तृतीय का राहु आपको एक्सप्रेसिव बनाएगा। तृतीय भाव होता है कम्युनिकेशन का। जैसे आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बात करते हैं, कम्युनिकेशन है। आप एक्टिंग करते हैं, कम्युनिकेशन है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्टिंग क्या है, अभिनय, एक्सप्रेशन का एक माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। गायक गा के अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कवि कविता लिख के एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है। तो जो भी लोग एक्सप्रेशन वाले फील्ड में हैं, जो भी लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, उनका कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, उनके पास पैसा आने वाला है। अगर आप सिंगर हैं, गायक हैं, क्योंकि ये तृतीय भाव द्वितीय से द्वितीय है, द्वितीय वाणी का स्थान होता है, वाणी की वृद्धि तृतीय में हो रही है। तो अगर आप अच्छे लीडर हैं, अच्छा बोलते हैं, राजनीति में हैं, तीसरा भाव राजनीति भी है, तो अगर आप अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, तो आपके लिए जीत पक्की है। वैसे भी अगले साल अप्रैल 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव हैं।
नई सरकार बनेगी, कई सारे लोगों का भविष्य दांव पे होगा। तो जो लोग मकर राशि के हैं और राजनीति में हैं ऑलरेडी, उनके लिए समझिए उनको जनता का वोट बहुत अच्छा मिलने वाला है, उनकी जीत पक्की है। जो लोग कवि हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, ब्लॉग लिखते हैं या अखबार में लिखते हैं या सोशल मीडिया पे लिखते हैं या ऐसे भी पुस्तकें लिखते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि लेखन भी अभिव्यक्ति का माध्यम है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, धन बरसने वाला है आपके ऊपर, अभिव्यक्ति से आपको पैसा मिलेगा। एक्टिंग की फील्ड में जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, एक्टर्स वगैरह, वो भी एक्सप्रेशन का माध्यम है, कम्युनिकेशन है, उनको विदेश जाने के कई अवसर प्राप्त होंगे, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री वालों के लिए, नाटक नौटंकी करने वालों के लिए, अभिनय करने वालों के लिए या फिल्म बनाने वालों के लिए, क्योंकि फिल्म लाइन पूरा ही राहु है। शुक्र भी है, बट शुक्र लग्जरी देता है, एक्सप्रेशन, फिल्म में जो टेक्नोलॉजी होती है, कैमरे की सेटिंग, एडिटिंग, तरह तरह के VFX, स्पेशल इफेक्ट्स, ये सब राहु है। तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी इंडस्ट्री से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, विशेषकर टेक्नोलॉजी में जो लोग जुड़े हुए हैं, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है, जो मशीनें वहाँ चलाते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। करियर में अचानक से ग्रोथ और उछाल आएगा, विदेश यात्राएं होंगी, छोटी छोटी भी यात्राएं बहुत होंगी और हर यात्रा से लाभ होगा। साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम बढ़ जाएगा, इंटरप्रेनरशिप बढ़ जाएगी, इंटरप्राइजिंग हो जाएंगे आप। जो लोग स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपना ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई कंपनी डालना चाहते हैं, या अब तक किसी के अंडर काम कर रहे थे, अब उससे अलग होके अपने नाम का बोर्ड लगा के अपना ऑफिस खोल के काम करना चाहते हैं, सेल्फ एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं, ये समय उनके लिए भी अत्यंत उत्तम है। यदि आप मकर राशि के हैं, अगले 18 महीने में राहु आपको सफलता की ऊंचाइयों पे ले जाएगा, अचानक लाभ देगा, बहुत सारा लाभ देगा, अचानक आपकी शक्ति बढ़ने लगेगी 30 तारीख के बाद से, और आपको अच्छे परिणामों में वृद्धि देखने को मिलेगी। हाँ, डिपेंड करता है राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पर बैठा है, कैसे ग्रहों से दृष्टि या युत है, कैसे उच्च का है, नीच का है, कैसे योग बना रहा है, इस पे परिणाम वैरी करेंगे, कम ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। जातक और जातिका दोनों के लिए ये बात बोल रहा हूँ, राहु के मकर राशि के मेल और मकर राशि की फीमेल्स, दोनों के लिए बात कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु आपको अपने पुराने मित्रों से मुलाकात करवा देगा। अगर अब तक आपका कम्युनिकेशन टूटा हुआ था, आप अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स या और कोई फ्रेंड्स से दूर थे, अब आपको उनसे संपर्क बढ़ा लेना चाहिए। आप खुद से पहल कीजिए, खुद से फ़ोन कीजिए। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन में आप आएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए लाभ है। संवाद कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड भाव में राहु है, अभिव्यक्ति का भाव है। चाहे आप गा के, बोल के, भाषण दे के, लिख के, किसी भी तरह पेंटिंग करके, हाथों का इस्तेमाल, थर्ड भाव बाजुओं को भी दिखाता है। आप पेंटिंग के माध्यम से अगर खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो भी चलेगा, एग्जीबिशन लगाइए पेंटिंग्स की, तो एक्सप्रेस कीजिए, खुद को अभिव्यक्त कीजिए, बहुत लाभ होगा। मित्र मंडली में, लोगों में, दुनिया में आप छा जाइए, हर किसी के साथ संवाद स्थापित कीजिए, अपनी तरफ से आगे बढ़ के लोगों से बात कीजिए, हाथ मिलाइए, निश्चित फायदा होगा। तृतीय स्थान में बैठा हुआ राहु अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज लेके आएगा आपके जीवन में। राहु परिवर्तन करवाता है, परिवर्तन का समय है। तो क्या चेंज लेकर के आएगा राहु आपके जीवन में? अब तक तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। तृतीय भाव काम त्रिकोण होता है। देखिए कैसे, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये मकर राशि वालों के लिए स्पेशल बता रहा हूँ। यह स्थान है लग्न, धर्म। द्वितीय स्थान है अर्थ, पैसा, इनकम, अर्थ। तृतीय स्थान है काम, सेक्स। और चौथा स्थान है मोक्ष, साल्वेशन, मुक्ति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ काम पर फोकस कीजिएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तृतीय में बैठा हुआ राहु एक तो काम त्रिकोण में बैठा है और इसकी पंचम दृष्टि जा रही है, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पर, 7th हाउस, जो दूसरा काम त्रिकोण है। और इसकी नवम दृष्टि जा रही है एकादश भाव पे, 11th हाउस पे, जो तीसरा काम त्रिकोण है।
मानव के जीवन में संभोग कई सारी परिस्थितियों में कई सारे लोगों के साथ होता है। तो जन्म कुंडली में 5 ऐसे स्थान हैं जो संभोग सेक्सुअल रिलेशन को दिखाते हैं। ये तृतीय, सप्तम और एकादश। इसके बारे में मैं अपने पुराने वीडियोस में बात करता रहा हूँ और अभी उस पर बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा जीवन साथी के ऊपर कि आपका सोलमेट कैसा होना चाहिए, बॉडी मेट कैसा होना चाहिए, माइंड मेट कैसा होना चाहिए। इस पर एक विस्तृत श्रृंखला में बनाऊँगा और उसमें कई बार इन चीज़ों की चर्चा होगी। इस वीडियो में संक्षेप में बताऊँगा अभी। तीसरा, सातवां और एकादश ये काम त्रिकोण होता है। द्वादश और अष्टम से भी हम शारीरिक संबंधों को देखते हैं। तो एक काम त्रिकोण में बैठा हुआ राहु 2 और काम त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है, मतलब एक साथ 3 काम त्रिकोण आपके एक्टिव हो रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा मकर राशि वाले महिला और पुरुष दोनों के लिए? सप्तम पर सीधा सीधा दृष्टि डाल रहा है। पहला तो ये कि जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाएगी अचानक से, सडन। राहु शादी करवाता है, शादी चलेगी या नहीं, निभेगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि राहु विवाह तुड़वा भी देता है। राहु सेपरेटिव प्लैनेट है। अगर आप पहले से विवाहित हैं, मकर राशि के व्यक्ति हैं और अचानक आप देखेंगे कि आपके पति या पत्नी से झगड़े बढ़ जाएंगे, विचार मिलना बंद हो जाएगा, आप में कामुकता बढ़ जाएगी और आपके जीवन साथी में भी बढ़ जाएगी और दोनों अलग अलग रास्ते खोजेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाहेतर संबंध बनेंगे ही बनेंगे। इस पीरियड में शारीरिक संबंध बनेंगे। अब वो बनाना है या नहीं, आपके ऊपर है। पर राहु ये टेंडेंसी देगा। राहु जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित इच्छाओं को बढ़ा देता है। कामेक्षा अत्यंत प्रबल हो जाएगी। ठीक है। जो लोग पहले से लड़ाई झगड़े में थे, डाइवोर्स या सेपरेशन का प्रोसेस चल रहा था, उनका राहु जैसे ही 30 तारीख को मीन राशि में आएंगे, उनका डाइवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। और जिनके सौ चल रही थी परिस्थितियां, उनमें झगड़े झंझट बढ़ जाएंगे। पति अलग कहीं खोजेगा और पत्नी अलग कहीं खोजेगी। अपने कुलीग्स के साथ, अपने सर्कल में किसके साथ होगा वो भी बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दूंगा आज आपको। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। कामेक्षा, कामुकता बढ़ जाएगी और आप अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मल्टीपल रिलेशंस में जाएंगे। आप कई सारे लोगों से शारीरिक संबंध बनाएंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने वर्क प्लेस पे, समाज में, कहीं भी। ये अचानक से 30 तारीख के बाद आपको महसूस होने लगेगा। सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है तो पति और पत्नी दोनों में ये स्थिति आएगी। ठीक है। ट्रस्ट इशू होंगे, एक दूसरे पर डाउट करना, एक दूसरे के फ़ोन्स को चेक करते रहना, मेल्स वगैरह चेक करना, ये सारी चीज़ें होंगी। कम्युनिकेशन से है ना। सोशल मीडिया में अचानक से आपकी प्रेजेंस बढ़ेगी। सोशल मीडिया में कई सारे नए दोस्त बनेंगे, नए मित्र बनेंगे और उन्हीं मित्रों में से किसी के साथ कोई अफेयर भी हो सकता है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक करेगा, आपके मोबाइल को, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सबको चेक करेगा। वो आपके ईमेल्स देखेगा, एसएमएस देखेगा, पढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका व्हाट्सएप चेक करेगा। सप्तम स्थान पार्टनरशिप का होता है। अचानक से किसी व्यक्ति के साथ आपकी पार्टनरशिप होगी, किंतु पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। हालांकि सप्तम स्थान व्यापार का है और तृतीय से पंचम में आता है, तो व्यापार में वृद्धि दिखाता है। पर व्यापार में वृद्धि तब जब आप इंडिविजुअली करें, एंटरप्रेनर बन जाएं, एंटरप्राइजिंग बन जाएं। अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं तो बड़ा सोच समझ के पार्टनरशिप कीजिएगा। पार्टनरशिप पूरी तरह से गलत आदमी के साथ होगी। शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जैसे जैसे 2-4 महीने का समय, 6 महीने का समय गुजरेगा, आपको पार्टनर की सच्चाई समझ आने लगेगी। फिर आपकी निभेगी नहीं, फिर झगड़े होंगे, फिर पार्टनरशिप टूटेगी और इसमें हो सकता है आपका धन लॉस हो जाए। तो पार्टनरशिप करने से पहले विशेषकर व्यापार में बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। अगर आप पार्टनरशिप नहीं करते हैं, अपने काम को खुद ही आगे बढ़ाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो आपके लिए बढ़िया है, व्यापार में वृद्धि होगी। तृतीय में बैठे हुए राहु की सप्तम दृष्टि आ रही है आपके नवम स्थान पे। नवम स्थान क्या है?
आपके पिता का स्थान है, धर्म और भाग्य का स्थान है। देखिए, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, धार्मिक स्थलों की यात्राएं होंगी, धार्मिक टूरिज्म होगा, पर्यटन। आप कई सारे आध्यात्मिक स्थलों पे, धार्मिक स्थानों पे, मंदिरों में, मठों में जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। आपके जीवन में कोई एक ऐसा गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई स्पिरिचुअल गुरु आएगा, धार्मिक गुरु, जो आपको धर्म की ओर ले जाएगा। भले आप अंदर से बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि नवम स्थान में राहु की दृष्टि है और राहु डाउट्स है, शंकाएं देता है, राहु अथॉरिटी को चैलेंज करता है। तो धर्म पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह से धार्मिक हो जाएंगे और एकदम से साधु सन्यासी जैसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बढ़ेगा और किसी अच्छे आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति की गाइडेंस में, हो सकता है आप किसी गुरु से दीक्षा ले लें, आप किसी से प्रभावित हो जाएं। आजकल तो बहुत सारे धर्म गुरु हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं और ऐसे भी समाज में फैले हुए हैं। ये हो सकता है। पिता से मतभेद होगा, पिता से झगड़े बढ़ेंगे, पिता की बात आप नहीं मानेंगे, पिता कुछ कहेंगे आप कुछ करेंगे। एकदम पिता से संबंध खराब होने के चांसेस हैं, सावधान रहिए। पिता से रिलेशन बना के रखिए, पिता की सलाहों को मानिए। पिता से संबंध यहाँ बिगड़ेंगे, पिता के स्वास्थ्य के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब नवम दृष्टि इसकी जा रही है एकादश स्थान पे। एकादश स्थान, एकादश भाव होता है अपने द्वारा बनाए गई मित्र मंडली का, उस सर्किल का जो आपने खुद तैयार किया है। बड़ेपन के दोस्त, बचपन के दोस्त नहीं, बड़े होने के बाद जो दोस्त हम बनाते हैं, जो नेटवर्क हम खुद तैयार करते हैं, चाहे काम के लिए चाहे टाइम पास के लिए, वो होता है एकादश स्थान। और एकादश स्थान बड़े भाई बहनों का भी स्थान होता है। एकादश स्थान में ये मत सोचिएगा कि वृश्चिक राशि है तो आपको नुकसान हो जाएगा, राहु की शत्रु राशि है, ऐसा नहीं होगा। एकादश स्थान पे राहु की दृष्टि हो या राहु एकादश स्थान में बैठा हो त्रिषडाय में, अत्यंत शुभ परिणाम देता है। लाभ ही लाभ होगा, डिपेंडिंग अपॉन द राहु's पोजिशन इन योर नेटिव बर्थ चार्ट। दिस राहु कैन गिव यू लॉट ऑफ मनी, सडन गेन। मित्र मंडली के द्वारा, अपने जो सर्कल आपने खुद तैयार किया उसके द्वारा, आपसे उम्र में बड़े लोगों के द्वारा, जो बड़े भाई जैसे हों उनके द्वारा धन का लाभ तो निश्चित रूप से दिखता है। कर्म क्षेत्र बढ़ा चढ़ा रहेगा, आमदनी कई गुना बढ़ेगी। गड़बड़ एक है यहाँ पे, आमदनी के मार्ग में या आपकी जो मित्र मंडली, जो नया सर्कल आप तैयार करेंगे, इसमें ऐसा होता है कि तृतीय में बैठा हुआ राहु अपने भाई बहनों से तो संबंध ठीक ठाक रखता है, कुछ पुराने मित्र छूट जाते हैं और आपका जन संपर्क अचानक से बहुत विस्तार लेगा। कई सारे नए नए लोगों से संपर्क आपका बढ़ेगा, तो उसमें कई सारे लोग ऐसे भी आ जाएंगे आपके सर्कल में जो शराबी, कबाबी, जुआरी, 420, लंपट, फ्रॉड, धोखेबाज, इस टाइप के लोग होंगे, जो दूसरों का धन हड़पने में विश्वास रखते होंगे, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में विश्वास रखते होंगे, पूरी तरह से राहु को रिप्रेजेंट करने वाले लोग। इनसे आपकी निकटता बढ़ने लगेगी। अब आपको गलत रास्ते से कमाई करने के लिए उकसाएंगे ये लोग, जो राहु की प्रवृत्ति है। राहु उकसाता है। जब राहु अनंत इच्छाएं दे रहे, चलो कमा लो ना, जो होगा देखा जाएगा, चाहे स्मगलिंग करके आए, चाहे ड्रग्स बेच के आए, चाहे गैर कानूनी काम करके आए, चाहे किसी को लूट के, किसी को हड़प करके दुकान मकान जमीन फ्लैट वगैरह कब्जा करके आए, तो लॉटरी सट्टे जुए से आ जाए, तो ये चीज़ें करने के लिए राहु आपको उकसाएगा। और जब राहु आपको ऐसी इच्छाएं देने लगे, आपके मन में आने लगे या किसी के बोलने से आने लगे, जो बोलेगा समझिए उसके मुंह से राहु बुलवा रहा है, राहु बोल रहा है उस व्यक्ति के मुख से, तो आपको सावधान हो जाना है। अगर आपने ये गलत काम किए और इनसे पैसा कमाया तो राहु धन तो बहुत देगा, अथाह धन देगा आपको, लेकिन केवल 18 महीनों के लिए, 18 भी नहीं, 15-16 महीनों के लिए। आखिरी के जब ये राहु का गोचर फिर से होगा, मीन से कुंभ राशि में आएंगे जब राहु, आखिरी के जो 2 महीने रहेंगे ट्रांजिट होने में, राहु ने जो दिया है वो सारा का सारा वापस ले लेगा आपसे। ये राहु आपको जेल पहुंचा देगा, आपकी सामाजिक थू-थू करवा देगा, मान प्रतिष्ठा धूमिल करवा देगा, मार पड़वा देगा, लात जूते खिलवा देगा पब्लिक से। तो राहु गलत रास्ते से जब कमाने की टेंडेंसी दे तो उस पर सावधान रहिएगा। जो चीज़ें लीगल हैं हमारे देश में उन्हीं से कमाइएगा,
जो चीज़ें इल्लीगल हैं उनसे कमाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने इस चीज़ को काबू कर लिया तो राहु आपको अच्छे मार्ग से भी बहुत धन देगा। जैसा मैंने कहा कि आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ नया करना चाहते हैं, एंटरप्राइजिंग बनना चाहते हैं, अपने मित्रों की सहायता से कुछ वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें राहु आपको अच्छे मार्ग से, कानूनी मार्ग से भी अथाह धन देगा। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप गलत रास्ते पे चल के ही कमाएं, यह आवश्यक नहीं है। मेरा काम ज्योतिषी का काम और ज्योतिष शास्त्र का काम है मार्ग दिखाना। मैंने आपको मार्ग दिखा दिया है, कल क्या होने वाला है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब उस मार्ग पे चलना या ना चलना ये आपका निर्णय होगा। अपने भविष्य के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। अच्छा होगा तो भी आप ही जिम्मेदार हैं, और कुछ बुरा होगा तो भी उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, रोग डिजीजेस पर आते हैं। राहु पुराने समय से चली आ रही बीमारियों का अंत करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई नई बीमारी नहीं देंगे। राहु के अपने रोग होते हैं, हर ग्रह के अपने रोग होते हैं। राहु क्या दे सकते हैं आपको रोग में? किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, जैसे किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इवन कैंसर और ट्यूमर तक, सार्कोमा, लिम्फोमा, ये इंटेस्टाइन का कैंसर होते हैं, लिम्फ नोड का कैंसर होता है, इस तरह की बीमारियां। यूट्रस की प्रॉब्लम महिलाओं में पीसीओडी, और पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर। राहु कैंसर के भी कारक हैं, कई बार बृहस्पति भी कैंसर दे देता है। तो ये डिजीजेज हो सकते हैं आपको। अब ये नहीं, इसका ये मतलब मत निकालिए कि आपको हो ही जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द राहुस कंडीशन इन योर नेटल बर्थ चार्ट, उस पर यह डिपेंड करेगा। राहु कहीं कोई बुरी दृष्टि में हो, कोई बुरी पोजीशन में हो, तो ये डिजीजेज आपको हो सकते हैं। सावधान रहने का समय है अगले 18 महीने। मैंने बोला था ना कि मैं सावधानियां बताऊंगा, फिर उपाय लास्ट में बताऊंगा, तो अब मैं धीरे धीरे उपायों की ओर बढ़ रहा हूं। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते थे उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और जो देश में रह के पढ़ना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा समय है। तो मुझे लगता है कि लगभग हर टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है। प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, विवाहित जीवन, आमदनी, फैमिली लाइफ, सबको मैंने कवर कर दिया है। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, राहु के उपायों का क्या परिणाम क्या होता है, हम उपाय क्यों करते हैं? उपाय करने से क्या होता है, किसी भी ग्रह का जो निगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या बहुत हद तक कम हो जाता है, और जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो बढ़ जाते हैं। तो राहु के उपाय क्या क्या हैं? बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला तो यदि आप राहु का मंत्र जाप कर लें, ओम रा राहवे नमः, इसका अधिक से अधिक जाप कर लें और इस मंत्र को सिद्ध कर लें यदि, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। ये जीवन भर काम आएगा। जब जब राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब तब आपका प्रोटेक्शन होगा। ओम रा राहवे नमः को सिद्ध कर लें आप। यदि आप नहीं कर सकते तो देवी दुर्गा की शरण में चले जाएं। माँ जगदम्बा से राहु डरता है, या राहु उनका उपासक है, क्योंकि देवी ने तो सभी राक्षसों का वध कर दिया था ना। तो आप देवी भगवती, माँ जगदम्बा, दुर्गा माँ के किसी भी रूप, काली हो, दुर्गा हो, किसी भी रूप में उनकी पूजा कीजिए। एक नारियल लेकर के उस पर लाल चुनरी लपेट के मौली से बांध करके देवी दुर्गा के चरणों में शनिवार के दिन समर्पित कीजिए। शनिवार क्यों? क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, शनिवत राहु कुजवत केतु। राहु शनि की तरह व्यवहार करते हैं और केतु मंगल की तरह, कुज अर्थात मंगल, मंगल की तरह व्यवहार करते हैं। जन्म कुंडली के कुछ विशेष स्थानों में विराजमान होकर राहु शनि के जैसा प्रभाव देते हैं और केतु मंगल के जैसा प्रभाव देते हैं। इसलिए दोनों के उपाय भी लगभग मिलते जुलते हैं। तृतीय, छठे और एकादश में बैठ करके शनि भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, राहु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। वैसे तो हर उष्ण ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है। तो शनिवार के दिन नारियल को मौली से बांध के लाल चुनरी में लपेट के देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दें। 2 घी के दिए जलाएं, लौंग दे करके, और देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दें, एवं उनके सामने विराजमान होकर के आप दुर्गा कवच, देवी कवच, अर्गला स्रोत और कीलक स्रोत का पाठ अवश्य करें।
संस्कृत में है ये सभी स्रोत, और संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण की शुद्धता ही जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए इनको, आप दुर्गा चालीसा का सिंपल 3 बार पाठ कर लीजिए। 3 शनिवार ये उपाय लगातार करना है। आप चाहे तो महिषासुर मर्दिनी स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, बताना मेरा काम है, पाठ करना न करना आपके ऊपर है। अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी महिषासुर मर्दिनी स्रोत, उसका भी पाठ कर सकते हैं, अवश्य लाभ होगा। एक नारियल लेके अपने सिर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दीजिए, अर्थात नदी में बहा दीजिए, फेंक दीजिए। शनिवार के दिन संध्या समय 6 बजे के बाद। राहु का उपाय है, काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, काली गाय को हरा चारा खिलाइए। देखिए, मैं जो उपाय बताता हूं वो कई सारे ग्रहों को एक साथ खुश करने वाला उपाय होता है और बड़ा सस्ता उपाय होता है। मैं चाहूं तो आपको स्टोन बता सकता हूं, लेकिन स्टोन नहीं बताऊंगा। राहु के रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया धारण करने की सलाह मैं नहीं देता, तो इसलिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं जो आपको खुद से करना है। काले कुत्ते और काली गाय को रोटी खिलाइए, काली गाय को हरा चारा खिलाइए विशेषकर। इससे क्या होगा, शनि भी प्रसन्न होंगे, राहु भी प्रसन्न होंगे। मकर राशि वालों पर इन दिनों शनि की 7.5 भी चल रही है, थोड़ी सी इसकी भी चर्चा लास्ट में करेंगे। तो शनि राहु, शुक्र भी प्रसन्न होंगे क्योंकि गौ माता शुक्र अर्थात देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, और बुध भी प्रसन्न होंगे क्योंकि आप हरा चारा खिला रहे हैं। तो काली गाय को हरा चारा खिलाना एक साथ 4 ग्रहों को ठीक कर देगा। काले कुत्ते को रोटी खिलाना राहु और केतु दोनों को ठीक कर देगा। तो ये उपाय हो गए राहु केतु के। राहु नशा है, धुआं है, ड्रग्स है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो सिगरेट पीता हो, बीड़ी फूंकता हो, गांजा चिलम फूंकता हो, उसको सिगरेट या बीड़ी दान कर दीजिए शनिवार के दिन विशेष करके। किसी लंगड़े अपाहिज व्यक्ति को अवश्य दान कर दीजिए, काले कलूठे लंगड़े व्यक्ति को, राहु प्रसन्न हो जाएगा। इसके अलावा राहु सांप है, काल सर्प दोष में राहु सांप का मुंह होता है और केतु सांप की पूंछ होती है। मुंह ज्यादा खतरनाक होता है। कंपैरेटिवली राहु इज मोर डेंजरस देन केतु बिकॉज राहु इज द स्नेक्स माउथ। तो शिवजी के गले में जो नागराज वासुकी लिपटे होते हैं ना, सांप है और नागों के राजा हैं वासुकी। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग की ही डोरी बनाई गई थी मथने के लिए, मथानी में। एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे। देवता मुंह की तरफ थे और राक्षस पूंछ की तरफ थे। तो जब समुद्र मंथन होता था और वासुकी नाग को रगड़ा जाता था तो उनके मुंह से जो जहर निकलता था भाप, उससे राक्षस बेहोश हो जाते थे। और वही भाप बाद में बादल बन के, चूंकि देवता उनके मुंह की तरफ पीछे थे, देवताओं पे पानी बरसा देते थे। तो नागराज वासुकी का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, रही है, रोल रहा है मानव जीवन में, सभ्यता में। तो राहु भी हैं सांप। तो आप शिवजी के ऊपर दूध में शहद और काले तिल मिलाकर के शनिवार को अवश्य अर्पण करें। भांग धतूरा बेलपत्र से शिवजी की पूजा करें और शिवजी के सामने बैठ करके शिव रुद्राष्टक स्रोत, रुद्री और शिव तांडव स्रोत का पाठ अवश्य करें। संस्कृत में है, नहीं कर सकते हैं तो शिव चालीसा पढ़ लें 3 बार। 3 शनिवार लगातार ये उपाय करें। इसके पश्चात चूंकि राहु आपको डिजीजेस देगा, बीमारियां देगा, स्वयं की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात, इसकी 1 माला का जप प्रत्येक शनिवार अवश्य करें अपने लिए। राहु के रोगों से आपकी रक्षा होगी। राहु भगवान विष्णु से भी डरते हैं। आप मंदिर में, नारायण के मंदिर में या किसी भी धर्म स्थल में, किसी भी मंदिर में दान देते रहें। श्रम दान करें, धन दान करें या पैसे का दान करें, अन्न दान, वस्त्र दान करें। शिव मंदिर की ड्योढ़ी पे, सीढ़ियों पे झाड़ू लगाएं, मंदिर साफ करें, पानी से धो दें, झाड़ू मार दें, या मंदिर में कोई सेवा कर दें। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, चंदा दे दें, खीर बंटवा दें, भोग बंटवा दें। इससे क्या होगा, राहु प्रसन्न रहेंगे, राहु के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी और अच्छे प्रभाव बढ़ जाएंगे। अब आते हैं शनि की 7.5 पर, जो मकर राशि वालों के लिए चल रही है। उतरती हुई 7.5 है, जाती हुई 7.5 है, पैरों की 7.5 भी कहते हैं। 7.5 आपके संघर्ष को बढ़ाएगी, बढ़ा भी रही है। जब से 7.5 लगी है, पिछले 7.5 सालों से, 5 सालों से 2.5 साल इधर नीचे वाले, आपने अपने जीवन में अनेक कष्ट भोगे हैं। अचानक से आपके जीवन में एक के बाद एक बाधाएं आती गई हैं। मकर राशि है पृथ्वी तत्व की राशि,
जो स्लो चलती है, धरती में स्थिरता होती है। और शनि की 7.5, शनि है मांदी, मंद मंद चलने वाले ग्रह, स्लो चलने वाले ग्रह। शनि लंगड़े भी हैं, उनका एक पैर थोड़ा डैमेज है, तो शनि धीरे चलते हैं। अब धीरे चलने वाले ग्रह की 7.5 धीरे चलने वाली राशि पर, तो जीवन में हर कार्य आपका धीरे हो गया, स्लो हो गया, एकदम किसी चीज़ में ग्रोथ नहीं दिखी। 7.5 का अपना असर तो रहेगा, राहु चाहे जितना भी अच्छे परिणाम दे, 7.5 का अपना कुछ तो असर रहेगा। तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो 7.5 पर भी लागू होते हैं, इसीलिए मैंने शनिवार का उपाय बताया कि आपकी 7.5 में भी लाभ देगा। शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का एक दिया जलाएं या सरसों तेल का दिया, और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, ओम पिप्पलादाय नमः, इस मंत्र का 5 बार जाप करके राहु भी प्रसन्न, शनि भी प्रसन्न। लेबर क्लास को, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, चाहे आपके घर में जूठे बर्तन धोने वाली नौकरानी हो, काम वाली बाई, या सड़क पे झाड़ू लगाने वाले लोग हों, नाली साफ करने वाले, टॉयलेट साफ करने वाले, काले कलूठे लेबर क्लास लोग, रिक्शा खींचने वाले, बर्तन धोने वाले, बोझा ढोने वाले मजदूर, सिर पे ईंटें ढोने वाली औरत, ये सभी लेबर क्लास होते हैं जो शनि को और राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। शनिवार के दिन इनको कुछ खाने पीने की चीज़ें दीजिए, काले कपड़े, काला तिल, उड़द की दाल या उड़द, काले वस्त्र, कंबल, ये दीजिए। शनि राहु दोनों प्रसन्न। तेल का दान, सरसों के तेल का दान अवश्य कीजिए, सरसों के तेल में अपना चेहरा देख के दान कर दीजिए। वॉचमैन, गार्ड, बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो वॉचमैन होता है, जो गाड़ियाँ आपकी साफ करते हैं लड़के, ये सब शनि और राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, विशेषकर शनि को। तो यदि 7.5 से मुक्ति पानी है तो ये उपाय कीजिए। शिव जी का जो मैंने उपाय बताया वो 7.5 से मुक्ति के लिए भी, इसीलिए शनिवार के दिन बताया मैंने। तो आशा करता हूँ इतने उपाय करने से आपके ये 18 महीने अत्यंत उत्तम जाएंगे। अगर मेरी बताई बातें आपको पसंद आई, आपके जीवन पे अब तक लागू हुई हैं, अब तक ऐसा आपने महसूस किया कि हाँ ये मेरे ही लिए है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, या अगले कुछ महीनों में आप यदि ऐसा महसूस करते हैं कि जो मैंने बताया वो आपके साथ घटित हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं ऐसे वीडियोज़ और भी ज़्यादा बनाऊँगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम कुंभ राशि वालों के लिए इस राहु गोचर का क्या परिणाम निकलेगा उसका विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।